नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि होंगे ऑफलाइन मोड के। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन मोड में होने वाला है, इस वजह से आपको ज़्यादा प्रीफर करना है कि इसको ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और प्रैक्टिस सेट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो है ऑफलाइन में क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लें ताकि आप क्वेश्चन और ऑप्शंस आप अच्छे तरीके से देख सकें। तो क्वेश्चन क्या है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की जो क्षमता जीनों यानी द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, या अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और लास्ट ऑप्शन है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें कि यह दिया है कि बच्चे यानी सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की जो क्षमता होती है जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। तो यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि केवल आनुवंशिकता का कारण है, और यहाँ पर बोल रहा है कि कोई पौष्टिक आहार से जो है किसी भी जन्मजात विकार को दूर किया जा सकता है। ऐसा है क्या? क्या केवल पर्यावरण की वजह से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये विकास में? तो ये चीज़ें गलत हैं। पहला ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कुछ जो है पहलू आनुवंशिकता और पर्यावरण, और कुछ पहलू यानी कि आनुवंशिकता के कारण भी और कुछ जो है पर्यावरण, यानी दोनों का समावेश होता है विकास में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बात करें अगर विकास गुणात्मक चरणों में होता है तो बिल्कुल बात सही है, यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये बात भी पियाजे साहब के कथनानुसार है। और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये बात भी सही है। एक ही ऑप्शन गलत है जो पियाजे के सिद्धांत में नहीं है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि यही सही नहीं है उनके सिद्धांत के अनुसार। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता यानी कि इकोसेंट्रिज्म, या अनुत्क्रमणियता। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा, जो एक सीमा नहीं है, प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है पूर्व संक्रियात्मक विचार का एक सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, एक के अलावा बाकी सभी सही हैं, वो गलत है, उसी को आपको बताना है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यानी कि क्या? खेल से बात की गई है, ठीक है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या वे नए हौसले हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका। क्या ऐसा है खेल कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है? तो नहीं है। तो इसी के अलावा बाकी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा, क्योंकि यही चीज़ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? यहाँ पर बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए कौन सा प्रश्न आमंत्रित कर रहा है? आप सोच कर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेगा। तो यूँ कि विभिन्न तरीकों की बात की गई है, हम अलग अलग तरीके सोचेंगे उसके बारे में कि किन किन तरीकों से हल जो है कर सकते हैं, और बाकी सब में एक ही प्रकार का हल है। तो यहाँ पर किस में जो है ज़्यादा बच्चे सोचेंगे? तो ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील शिक्षा का बोला है।
थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो 6 का देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शंस देखते हैं तो करके सीखना बिल्कुल बात सही है, परियोजना विधि बनाना सही है, सहयोग से सीखना। तो तीनों ऑप्शंस तो इसी यानी तीनों चीज़ें पॉजिटिव, इससे बेहतर नहीं मिलेगा अगर चारों ऑप्शन आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पहला है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। या स्कूलों में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, या जीवन सच्चा शिक्षक है। यहाँ पे बात की गई है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही क्या है, जीवन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा कि ऑप्शन नंबर 3 कि स्कूलों में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करती है, प्रतिबिंब करे। ये जो है शिक्षा स्वयं ही जीवन है को प्रतिबिंबित करता है, बताता है इस कथन के बारे में। किसके बारे में? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कोहलबर्ग से दोस्तों निश्चित रूप से आपको 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध यानी स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। या उनका विश्वास है कि बच्चे जो होते हैं नैतिक दार्शनिक हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 बनेगा कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का क्या किया है, समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है तो उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरणों को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, यानी यहाँ पर बात की गई है निकटवर्ती विकास क्षेत्र की ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, क्योंकि उभयलिंगी की बात की गई है, यानी दोनों की बात की जाएगी, स्त्री और पुरुष दोनों गुणों की। दोनों गुणों का क्या होगा? समायोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यानी ट्यूशन, इसको छोड़ करके अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं जो है कि ग्रहण करते हैं। मीडिया की बात करें इससे भी करते हैं, सामाजिकरण की बात करें इससे भी करते हैं, संस्कृति की बात करें तो इससे भी वो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके लिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, या वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो बात करें यहाँ पर जो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए क्या है? पक्षपाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है।
प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। एकाधिक यानी एक से अधिक, यानी बुद्धि कई प्रकार की होती है। यहाँ पे साफ साफ इसी वर्ड से पता चल रहा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधित अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो यहाँ पर देखिए क्या राइट आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि बात की गई है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, क्योंकि यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके ऑफलाइन वाले क्वेश्चन से जो सीडीपी में पूछे गए थे। और दोस्तों आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तो उसको देखने के लिए और बाकी भी प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।